नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्दी, घना कोहरा और गंभीर प्रदूषण का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। प्रदूषण और कोहरे की चादर छाए रहने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका सीधा असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा नजर आ रहा है और वाहन चालक बेहद सावधानी से सफर करने को मजबूर है। मौसम में लगातार गिरावट के चलते तापमान भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के पार पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में AQI 319, जबकि नॉलेज पार्क 5 में AQI 359 रिकॉर्ड किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो दिल्ली NCR में ट्रिपल अटैक इस वक्त लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड और कोहरे की मार से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण भी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार भी कोहरे की वजह से थमती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार देखने को मिल रहा है कि एक तरफ ठंड और कोहरे की मार से लोग परेशान थे, प्रदूषण भी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई शहरों में आज शुक्रवार सुबह कड़ाके की ठंड के बीच भयंकर कोहरा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो प्रभावित कर रहा है वो यातायात को, आम जनता को कहीं ना कहीं बेहद, जो अभी का AQI की बात की जाए तो खराब श्रेणी अभी भी बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी साहिल। बिल्कुल, और अरबाज, स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन फिर अगले ही दिन दोबारा से प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में थोड़ी बहुत राहत यहां पर लोगों को ज़रूर मिली थी। हल्की फुल्की नए साल के आसपास जब बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ा प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन एक बार फिर अब प्रदूषण जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। यानी जो हवा में घुलता हुआ जहर है वो एक बार फिर लोगों की सांसों के रास्ते उनके फेफड़ों तक पहुँच रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रही है, जिस वजह से यातायात पूरी प्रभावित हुई है। जहां दिल्ली आने वाली ट्रेन देरी से चल रही है तो उड़ानों पर भी काफी असर पड़ रहा है। उधर हाईवे की बात की जाए तो वहां रेंगते हुए जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ा है, क्योंकि माने जाते हैं 10-11 बजे के बाद थोड़ी धूप निकल जाती है, लेकिन जिस तरीके से सुबह और शाम ठंड रहती है, कोहरा रहता है, वही पूरी रात कोहरा रहता है और प्रदूषण के साथ लोगों को काफी मार पड़ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हार्ड कंपा देने वाली ठंड का जो सामना लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले ही प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रखा था, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ठंड का भी प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रिपल अटैक यहाँ पर लोगों पर हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए, ट्रिपल अटैक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कोहरा, ठंड और प्रदूषण, इसे ट्रिपल अटैक माना जा सकता है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तरह जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, मास्क लगाकर निकले, गर्म पानी का यूज करते रहे, गर्म कपड़े पहने। जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण की जो हवा है इसमें जो लोग सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जहरीली हवा सांस ले रहे हैं, और एक बार सांस लेने पर 10 सिगरेटों का धुआं एक साथ अपने अंदर ले रहे हैं। तो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। दोबारा से बच्चों के PGI हॉस्पिटल की बात की जाए, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या लगभग 1500 से जिला अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा सांस की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा, आंखों का जलन, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और ये वही मरीज हैं जिनको प्रदूषण की मार लगी है। जी साहिल। बिल्कुल अरबाज, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या अंदेशा जताया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ लगातार प्रदूषण का कहर भी यहाँ पर दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ अब जो ये हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, इससे भी लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हुई है, जिससे आवागमन भी खासा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक राहत मिलने की उम्मीद? देखिए साहिल, मौसम विभाग नजर लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर की जो ये हवा चल रही है वो बहुत धीमी चल रही है, जिस वजह से जो प्रदूषण के जो कण हैं वो लगातार हवा में बने हुए हैं और सांस के जरिए, हवा के जरिए हमारे अंदर जा रहे हैं।
तो मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अभी कुछ वक्त तक ऐसे ही हालात रहेंगे, लेकिन आने वाले हालात सुधार लिए जाएंगे। यानी कि अभी कहा जा सकता है कि फिलहाल कुछ दिनों तक लोगों को इसी तरह ठंड और प्रदूषण का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तमाम तरीके की व्यापक कदम सरकार की तरफ से भी अरबाज दिल्ली एनसीआर में उठाए जा रहे थे, ग्रैप लागू किया गया था, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर लोगों को दी गई है स्थितियाँ। लेकिन अब जिस तरीके की बनती हुई नज़र आ रही है, क्या एक बार फिर से जो पाबंदियां हैं वो लगाई जा सकती है यहाँ पर? देखिए, अगर ऐसे हालात बने रहे तो जरूर ग्रैप 1 क्या ग्रैप 2 क्या ग्रैप 3 भी लागू किया जा सकता है। और इससे पहले भी येलो अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी किया गया था, कहीं ना कहीं ग्रैप 3 तक भी लगा दिया गया था। स्कूल बच्चों की छुट्टियां कर दी गई थी, जो ऑफिस का काम था उसको कुछ परसेंट पे रोक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में अगर हालात बिगड़ते नजर आए तो फिर वही पाबंदियां लगा दी जाएगी शायद। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि लोगों को खुद ही अभी फिलहाल सावधानी बरतनी पड़ेगी, घरों से बाहर निकलने से परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी फिलहाल कोई राहत की उम्मीद यहाँ पर नहीं जताई गई है। दूसरी तरफ आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है अरबाज, क्योंकि लगातार कोहरा पड़ रहा है और सुबह और शाम विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सड़क पर चलना भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की यहाँ पर लोगों के लिए हो गया है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बात की हाईवे की, एक्सप्रेसवे की बात की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा के लोगों की निगरानी रखी जा रही है। इस तरीके से जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि गाड़ियां तेज भगाते हैं, उनको सलाह दी जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों से बात की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार इस पर संज्ञान ले रही है और चालान काट रही है, चीज काटे जो गाड़ी तेज चला रहे हैं। और गंभीरता से कहीं ना कहीं जो ये कोहरा पड़ता है, विजिबिलिटी कम होने के बाद जो कोहरा पड़ता है, लोगों को दिखाई नहीं देता। तो एडवाइस जारी की गई है कि आप लोग लाइट ऑन करके चले और इंडिकेटर चलाकर चले। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से या ट्रैफिक की तरफ से या और नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण ने भी लगातार कई जो वाहन है वो लगा रखे हैं, पानी के जो टैंकर है वो लगा रखे हैं, तो इसमें उपगन है वो लगा रखे हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, सड़कों पर लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी तो बने हुए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सुधार हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त और भी खतरनाक होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में सुधार की उम्मीद यहाँ पर लगातार जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती हुई अरबाज नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार ठंड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी लोग झेल रहे हैं और यही वजह है कि ट्रिपल अटैक इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है और लगातार देखने को मिल रहा है कि खासा प्रभावित आम जनजीवन इस ट्रिपल अटैक से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की 17 जनवरी को शाम 4 बजे राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा भवन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की योजना है, ताकि चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और सीट बंटवारे की व्यवस्था पर चर्चा की जा सके। तो तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक होगी। 17 जनवरी को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी। तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक होगी और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उधर नोएडा में ड्राफ्ट वोटर सूची जारी की गई है। बेतुके और चौंकाने वाले मकान नंबर सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रणवा ने तत्काल संज्ञान लिया है। शिकायत खीरी जनपद की धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां मतदाता सूची में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जानकारी के अनुसार नोएडा की वोटर लिस्ट में मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल पाए गए हैं। वहीं खीरी जिले में कई जगह मकान नंबर की जगह पूरे गांव का नाम दर्ज कर दिया गया है, जो मतदाता सूची की गंभीर त्रुटि को दर्शाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खीरी के जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने स्पष्ट कहा है कि मतदाता सूची में पाई गई सभी गलतियों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। वहीं बुलंदशहर जनपद के थाना गुलावटी पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 किलो अवैध गांजा बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 महिलाओं सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहिद, सुभाष चंद्र, पप्पू, फरजाना और निकिता बताए जा रहे हैं। तो
तो पुलिस ने गांजे की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक ट्रक को भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी शाहिद पहले उड़ीसा में काम करता था। इसी दौरान उसका संपर्क गांजा बेचने वालों से हो गया। इसके बाद ट्रक चालक सुभाष चंद्र उड़ीसा से अपने ट्रक में गांजा भरकर लाता था, जिसे दिल्ली में सप्लाई किया जाता था। थाना गुलावटी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना गुलावटी की पुलिस टीम द्वारा अवैध ड्रग्स के एक रैकेट का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और एक ट्रक जो है वो सीज की गई है। कुल 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसमें 5 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम क्रमशः शाहिद निवासी नरेला दिल्ली, सुभाष चंद्र थाना बिछवा जनपद मैनपुरी, पप्पू ग्राम अंजलि थाना बिछवा जनपद मैनपुरी, फरजाना जनपद मुरादाबाद, कुमारी निकिता मामूरपुर नरेला दिल्ली। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त शाहिद पूर्व में उड़ीसा में पेरी लगाता था, वहां पर उसका संपर्क गांजा बेचने वालों से हो गया और इसी क्रम में एक ट्रक में इनके द्वारा जो है उड़ीसा से गांजा यहाँ लाया गया। इनके द्वारा जो है दिल्ली ले जाने के लिए यहीं बुलंदशहर में उस ट्रक से गांजे को रिसीव करने का प्लान था, जिसको थाना पुलिस द्वारा जो है मुखबिर के सूचना के आधार पर ट्रैप किया गया और ये घटना का खुलासा हुआ है। थाना गुलावटी की पुलिस टीम। उधर मुजफ्फरनगर में बुर्काधारी गैंग के आतंक से हड़कंप मचा हुआ है। शहर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय इस गैंग ने 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की जेब काटकर करीब 40,000 रुपए की चोरी की। पूरी घटना शिव चौक सहित विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग को धर दबोचा। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत कई जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बुर्काधारी गैंग में 8 साल की बच्ची और महिलाएं भी शामिल थीं, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को निशाना बनाती थी। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हुई घटना के बाद पुलिस की सतर्कता से बड़ा अपराध टल गया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बुर्काधारी गैंग के आतंक से हड़कंप मुजफ्फरनगर में मचा हुआ है। 24 घंटे में 40,000 रुपए की चोरी इस गैंग ने की है। गैंग में 8 साल की बच्ची और महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो पुलिस की सतर्कता से बड़ा अपराध यहां पर टला है। उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात बड़ी मुठभेड़ हुई। तितावी थाना क्षेत्र के बुढ़िना कला रोड पर कॉम्बिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से अनस और जावेद घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से फरार बदमाश फैजान को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाशों पर लूट और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए तीनों शातिर बदमाश जनपद मेरठ के निवासी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और एक चोरी का ऑटो बरामद किया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। तो पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और एक ऑटो भी बरामद किया गया है। आज थाना तितावी के चौकी इंचार्ज जसोई और चौकी इंचार्ज लालू ये आज अपने गश्त में थे, जो आपका शेरा पंजाबी ढाबा है और बुढ़ीना कला रास्ते पर जा रहे थे। उसी गश्त के दौरान एक ऑटो दिखाई दिया। ऑटो में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुके नहीं और उल्टा पुलिस पर जान से मारने के लिए से फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश एक गन्ने के खेत पास के छिप गया, उसकी कामनी की गई, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज थाना तितावी के चौकी इंचार्ज जसोई और चौकी इंचार्ज लालू उधर मुजफ्फरनगर जनपद में मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर ही रोक लिया। बाद में पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद मृतक सोनू कश्यप के परिजनों को सांसद के आवास पर बुलवाकर विधायक अतुल प्रधान की मुलाकात कराई गई। इस दौरान सपा विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे जिले में नाकाबंदी की गई है और पुलिस का व्यवहार संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को रोका जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं।
अतुल प्रधान ने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी पीड़ित परिवार की मदद कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच किसी माननीय न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। नहीं, पुलिस तो रोक ही रही है, पूरे रास्ते पर रोक रही है, लेकिन मान लिया हम लोगों को तो रास्ते पता है, तो हम रास्ते जिन पता थे उनका फायदा लेते हुए यहाँ तक पहुंच गए और आगे यहाँ तक तो आकर हम लोगों ने क्या नाम इस चीज को आगे बढ़ा दिया। हम चाहते हैं पीड़ित परिवार की मदद हो। समाजवादी पार्टी के माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार के लिए 2 लाख की मदद और सरकार से मांग की है कि 50 लाख सरकार की नौकरी इनको सुनिश्चित कराए। समाजवादी पार्टी की जब 2027 में सरकार बनेगी तो हम वही मदद इनकी कराएंगे अगर ये सरकार नहीं कराएगी। पूरा न केवल कश्यप धीवर समाज बल्कि जितने भी समाज के सम्मानित लोग हैं, जागरूक लोग हैं या समझदार लोग हैं, वो इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और ऐसे में हमारा भी इनके साथ खड़े होना लाजमी है। हमारे साथी विजयपाल कश्यप जी पहले दिन ही वहां पर पहुंचे, अपने जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के पिछड़ा वर्ग के, और साथ साथ यहाँ पर जैसे ही ये सूचना मिली कि यहाँ पर उसका घर परिवार है तो समाजवादी पार्टी के न केवल सांसद जी बल्कि सारी पार्टी इनके घर पर अलग अलग समय पहुंची है। हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं कि कम से कम ऐसे पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं और हम लोग भी अपने पास से मदद करेंगे और कहीं ना कहीं इसकी मदद पीड़ित परिवार की कैसे हो आने वाले समय पर भी उसकी भी सुनिश्चित करेंगे। वकील काम कैसे करेंगे, पैरवी कैसे करेंगे, हम उसके लिए आज यहाँ पर आए। नहीं, पुलिस तो रोक ही रही है, पूरे रास्ते पर रोक रही है, लेकिन मान लिया हम लोग। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद से साइबर, आपको बता दें कि स्लेवरी के लिए मानव तस्करी का एक सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने नौकरी का लालच देकर युवाओं को कंबोडिया भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरोह युवाओं को कंबोडिया ले जाकर पाकिस्तान और चीन के साइबर अपराधियों को बेच दिया करते थे, जहां उनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराया जाता था। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के तावली गांव निवासी शाहबुद्दीन की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायतकर्ता के बेटे वसीम को 22 दिसंबर को नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजा गया था। वहां पहुंचते ही उसका पासपोर्ट छीन लिया गया और साइबर फ्रॉड करने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर युवाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। किसी तरह जान बचाकर वसीम 10 जनवरी को भारत लौटा और पूरी सच्चाई सामने रखी। जांच के बाद पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों आस मोहम्मद और जावेद को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अनवर अहमद अंसारी उर्फ शाबरी फरार है। पुलिस के अनुसार अभी भी करीब 15 भारतीय युवक कंबोडिया में फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के चलते गोपनीय जांच एजेंसियां भी जांच पड़ताल में जुट गई हैं। तो मुजफ्फरनगर से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ यहां पर पुलिस ने किया है। नौकरी का लालच देकर इन युवाओं को कंबोडिया भेजा जाता था और बता दें कि पीड़ित ने भारत लौटकर ये बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है, उसके आधार पर SPRA, CO बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे, गौरव वगैरह उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है वसीम, इसके आधार पर जब इसकी काफी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहाँ पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं वहां पर, और जॉब कुछ और होता है, यहाँ कह के कुछ और भेजते हैं। और वहां पर जाकर के जब एक वसीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अभित्रस्त हो रहे हैं। मेरा नाम वसीम, मैं मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला हूँ। मुझे नौकरी की तलाश थी। कुछ लोगों ने मुझे कंबोडिया बुलाया, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब बताई, पर मैंने वहाँ जैसे ही कंबोडिया लैंड किया, वहाँ जाके मुझे पता चला वहाँ पे कोई कंप्यूटर जॉब लाइन नहीं है। वहाँ पे चीन और पाकिस्तानों के लोगों द्वारा इंडिया को लूटने का काम किया जाता है और अगर हम उस काम को नहीं करते तो हमें पनिशमेंट दी जाती है। बिजली के करंट वगैरह बहुत अमान्य काम हमारे साथ किए जाते हैं
वहाँ से जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई और मैं अपने भारत देश वापस आ गया। और मेरी सभी युवा भाई से अपील है, कोई भी कंबोडिया देश में ना जाए, अपना काम अपने देश में ही करे। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारी इंडिया जैसा देश कहीं नहीं है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है। उसके आधार पर एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और साइबर की टीम। उधर नोएडा में मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत जनपद में 16 जनवरी से सभी स्कूल यथावत रूप से खोले जाएंगे। यह आदेश कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा। निर्णय जनपद के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नोएडा जनपद के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। अब मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में नोएडा समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में मौसम में सुधार देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्कूलों को पुनः खोलने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। उधर हापुड़ जनपद में नकली और मिलावटी सॉस का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सॉस के नाम पर बाजार में जहर बेचा जा रहा है, जिसे बिना किसी रोक टोक के जगह जगह सप्लाई किया जा रहा है। इस मिलावटी सॉस का इस्तेमाल होटल, ढाबों और ठेलों तक में हो रहा है। तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। ना तो नियमित जांच की जा रही है और ना ही सैंपलिंग की ठोस कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना होगा कि खाद्य सुरक्षा विभाग कब जागता है और इस मिलावटी कारोबार पर कब लगाम लग पाती है। उधर मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भाकियू टिकैत गुट के किसानों ने पंचायत करते हुए संगम एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में पहुंचे किसान संगम एक्सप्रेस की रिजर्व बोगियों में घुस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी की अगुवाई में हुआ। किसान प्रयागराज में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान ट्रेन की सामान्य और आरक्षित व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि जबरन बोगियों में घुसने से उन्हें असुविधा और तनाव झेलना पड़ा। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर हालातों को संभालने में जुटी रही। घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।